वेलकम बैक दोस्तों, मैं विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसी एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में आपको बता दूं कि मैं 26 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और इस पेपर में जितने भी सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना और पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुक जो हमारी है खान सर की बुक है, इसी बुक का हम लोग रिवीजन है। दोस्तों, इस बुक में टोटल 18 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, जिनमें से आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं 26 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों ये चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जोर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप और उनका चैनल आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों बेनिफिट आपको इस बात का होगा, आप अपनी किसी प्रकार की राय या सुझाव दे सकते हैं और या दोस्तों आपको इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित वहां पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। और दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सामान्य ज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। इस सामान्य ज्ञान का अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसकी बात की गई दोस्तों, यहाँ पे एशिया की बात की गई है। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सऊदी अरब, यमन, ईरान, इराक। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो एक का हमारा एक के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों सऊदी अरब जो है दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सऊदी अरब की हम राजधानी की बात करें दोस्तों, राजधानी भी जान लीजिए, सऊदी अरब की राजधानी जो होती है वो रियाद होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फर्स्ट के बाद दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पूछा गया है। तो सबसे पुराना तेल या पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था दोस्तों, राज्य कौन सा था। तो यहाँ पे उड़ीसा था, झारखंड था, असम था, मध्य प्रदेश था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम था। ये जो था दोस्तों असम 1867 में था, यानी कि 1867 में जो था असम था। और उसके बाद दोस्तों हमारा ये मतलब भारत देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है दोस्तों, कौन सा था, असम, 1867 में था। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में प्रथम स्थान पे दोस्तों कौन सा आ गया है। अब अगर यहाँ पे भारत की बात बताई जाए, प्रथम कुछ वर्षों में राजस्थान प्रथम स्थान पे आ गया है, द्वितीय स्थान पे गुजरात आ गया है और तृतीय स्थान पे दोस्तों असम है। इस समय पे पहले क्या था, असम ही था। अब अगर यहाँ पे प्रथम स्थान की बात की जाए, यहाँ पे पूछा कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य था, तो उस समय पे क्या था, असम था। अगर अब प्रथम की बात कर ली जाए, पिछले कुछ वर्षों में प्रथम कौन है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम प्रथम की बात कर लें तो प्रथम हमारा है राजस्थान है, राजस्थान है। अगर यहाँ पे द्वितीय की बात कर ली जाए दोस्तों, सेकंड की बात कर ली जाए तो सेकंड में दोस्तों हमारा है गुजरात है। अब इस समय पे पिछले कुछ वर्षों की बात अगर करते हैं, और तीसरा हमारा दोस्तों अब तीसरे स्थान पे हमारा कौन है, ये असम है दोस्तों, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी हमारे इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, यहाँ पे 2018 की बात की गई है। 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यानी कि ये 2018 में पेपर हुआ था दोस्तों, तो 2018 के करंट का क्वेश्चन था उस समय पे 2018 में। तो उस समय पे दोस्तों कौन थे, हमारे न्यायमूर्ति HL दत्तू थे उस समय पे। यानी कि 3 का अगर हम देखें तो सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि वर्तमान अब 2024 चल रहा है, तो इस समय पे वर्तमान में कौन है। अगर यहाँ पे देखें, अब हम वर्तमान 2023-24 का देखें, वर्तमान 2023-24 की अगर बात की जाए तो वर्तमान में अब दोस्तों कौन है, वर्तमान में अब दोस्तों जो है न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा है। यहाँ पे अगर हम लिख दें न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा,
श्री अरुण मिश्रा, ये दोस्तों हमारे क्या हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं, इनमें एक खास बात ये होती है कि इनका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है। मतलब इसके जो इसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल माना जाएगा। और या फिर दोस्तों अगर इनमें से किसी की उम्र जिसकी 70 वर्ष उम्र पूरी हो जाए तो भी उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। भले वो 3 वर्ष भले ना पूरा हो, लेकिन उम्र अगर 70 वर्ष पूरी हो जाती है तो भी उनका मतलब वो कार्यकाल समाप्त मान लिया जाएगा। तो ये बात हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे तीसरे के बाद दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि अगस्त 2018, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा ये था, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिक्स स्वाट टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी थी? अब दोस्तों ये जो SWAT लिखा है, इसका मतलब हुआ ये सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी थी? अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए, सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी पूछी गई है, ये है। तो यहाँ पे उस समय दोस्तों संख्या कितनी थी? 36 थी। यानी कि अगर देखा जाए तो 4 का ए के साथ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे चौथे के बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए थे? ये दोस्तों सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। मैं आपको एग्जाम के पहले पिछले 6 महीने का करंट अफेयर की एक वीडियो जरूर दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा। वो दूंगा, बहुत जल्दी दे देता हूं दोस्तों। अगला हम ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया? भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, या फिर दोस्तों नेपाल के साथ? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा म्यांमार के साथ। क्या किया गया था? समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए गए थे? तो म्यांमार के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर देखा जाए दोस्तों, भारत से अलग होकर वर्ष 1937 में वर्मा देश की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ये बात आप एक सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यानी कि भारत से कब ये अलग होकर? 1937 में अलग हुआ था। कौन सा? वर्मा देश। वर्मा देश को ही इस समय पे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1937 में भारत से अलग हुआ था। भारत से अलग हुआ। कौन अलग हुआ दोस्तों? कौन? वर्मा देश स्थापित हुआ, वर्मा देश बना। वर्मा क्या बना दोस्तों? 1937 में वर्मा देश की स्थापना हुई, अलग हुई, वर्मा देश बना। वर्तमान में इसे क्या दोस्तों नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इसे म्यांमार नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे म्यांमार नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप पॉइंट उनको समझ लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 5वें के बाद दोस्तों हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? अब दोस्तों गुलाब नबी आजाद को, दिनेश त्रिवेदी को, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला को, हुकुमदेव नारायण यादव को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिनेश त्रिवेदी को। यानी कि 6 का अगर हम देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों उस समय पे जो थे हमारे अजय त्यागी थे। यानी कि 7 का देखा जाए तो ए के साथ हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो कब की बात हो गई? अगस्त 2018 के अनुसार की बात थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, ये हिंदी में कह दिया जाए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कह दिया जाए, या शॉर्टकट में अंग्रेजी में सेबी बोल दिया जाए। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों?
कब? अगस्त 2018 की बात। कौन थे? अजय त्यागी थे। अगस्त 2018 में सेबी के अध्यक्ष कौन थे? मतलब अजय त्यागी थे। और अगर वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष की बात की जाए तो सुश्री माधवीपुरी बुच है। इस समय पे सुश्री माधवीपुरी बुच है। वर्तमान की अगर बात की जाए यहाँ पे दोस्तों, वर्तमान 2023-24 चल रहा है, तो वर्तमान में चल रहा, तो इस समय वर्तमान की अगर बात की जाए तो वो है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख के दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, सुश्री सुश्री माधवीपुरी बुच। यहाँ पे इनका नाम पूरा ये है। ये वर्तमान में क्या है? सेबी की अध्यक्ष है। वर्तमान में 2023 में सेबी की अध्यक्ष यहाँ पे लिखे दे रहे हैं दोस्तों, सेबी की अध्यक्ष। दोस्तों सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सुश्री माधवीपुरी बुच है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवें बाद दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि दांतों की वर्धित इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डाट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, बाइफोकल दर्पण का या सादा दर्पण का? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण का, यानी कि 8 का अगर हम देखें तो यहाँ पे ए के साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। परंतु उत्तल दर्पण का प्रयोग दोस्तों ट्रकों, कारों आदि में किया जाता है। जहां पे उत्तल दर्पण की बात आ जाए तो यहाँ पे ट्रकों, कारों, इन सब जगहों पे हम इनका उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है। दोस्तों 50, 20, 75 या 10? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि 50 लीटर प्रतिदिन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने से दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे बताया गया कि पानी पीने से, खाने से, खाना पकाने से और स्वच्छता से रिलेटेड प्रति व्यक्ति को अगर देखा जाए तो एक दिन में 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला देखते हैं हम। 9 के बाद दोस्तों हम 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये दिया गया है, कहा गया है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु नाम से, या फंगस नाम से, प्रोटोजोआ नाम से, या अपघटन करने वाले नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, इसका हो जाएगा हमारा अपघटन करने वाले, यानी कि 10 का हमारा देखा जाएगा तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 के बाद दोस्तों हम लोग 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा यह गया है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है और कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं एक्वीफर, बारिश का पानी, तालाब, अंतरजली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का हमारा एक्वीफर कहा जाता है, यानी कि 11 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा राइट बन जाएगा। क्वेश्चन वापस से पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है, कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहा जाता है? एक्वीफर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा बीमारी होती है, आंत्र ज्वर होती है, या पेचिश होती है, क्षय रोग होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अब आपको बता दूं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पे जो चारों विकल्प दिए गए हैं, हैजा, आंत्र ज्वर, पेचिश, क्षय रोग, ये जो चारों विकल्प है विषाणु के कारण होने वाली बीमारी, ये दोस्तों चार का चारों है, यानी कि चारों विकल्प विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। तो ये चारों ही ऐसा दिया गया है, यानी कि जो विषाणु के कारण पूछा गया तो ये विषाणु के कारण हैजा भी होता है दोस्तों, आंतर्ज्वर भी होता है, पेचिश भी हो जाता है और क्षय रोग भी होता है।
तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस समय पे जो पेपर में आया था ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे मिसप्रिंट था, आप ये कह लीजिए। यानी कि इसने ये कहा कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, तो ये विषाणु के कारण जो चारों ऑप्शन लिखे गए, ये चारों बीमारी हमारी विषाणु के कारण ही होती है। तो इनमें से दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन ही हमारा थोड़ा सा डिफरेंट था, यानी कि मिस्टेक था। यानी कि विषाणु के कारण हैजा भी होता है दोस्तों, आंतोजर भी होता है, पेचिश भी होती है और क्षय रोग भी होता है, चारों होते हैं विषाणु के कारण, यहाँ पे ये कह लीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 12 के बाद दोस्तों हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष ... में स्थापित किया गया था। कौन सा दोस्तों, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष, कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था, ये पूछा गया है। ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है 2008-9 में, फिर बी ऑप्शन दिया गया है 2014-15 में, सी ऑप्शन दिया गया है 2016-17 में, डी ऑप्शन दिया गया है 2003 और 4 में। यानी कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष 2008 और 9 में क्या किया गया था दोस्तों, 2008 से 9 में इसकी ग्रामीण आवास निधि को 2008-9 में स्थापित किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 13 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अब दोस्तों अगर जाने, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 2008-9 में ग्रामीण आवास निधि की स्थापना की गई थी। अब ये कौन से प्रधानमंत्री उस समय पे थे, मनमोहन सिंह थे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई दोस्तों, किसकी स्थापना हुई, अब आपको बता दूं किसकी, ग्रामीण आवास निधि की स्थापना हुई। कब हुई, 2008 और 9 में हुई थी। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रैंक हिंटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है, विद्युत चुंबकत्व का, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, विद्युतीय प्रवाह प्रेरण का, जेट इंजन का। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जेट इंजन का, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 14 का डी। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रैंक हिंटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था दोस्तों, जेट इंजन। जो जेट इंजन होता है दोस्तों यह रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट के सिद्धांत पर, ये भी समझ लीजिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाए तो कि जेट इंजन जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे रॉकेट के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है, लेखक कौन है, संजय जैन है, RMP सिंह है, SS दुलत है, वरुण यादव है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे SS दुलत, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा SS दुलत। 15 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की। यानी कि यहाँ पे कहा गया केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की, 18 अप्रैल 2017 में, 22 अप्रैल 2017 में, 5 अप्रैल 2017 में, 12 अप्रैल 2017 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि 12 अप्रैल 2017, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 16 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपको बता दें दोस्तों 101वां संविधान संशोधन करके संपूर्ण भारत में GST को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे GST की बात की गई थी दोस्तों
केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? 12 अप्रैल 2017 में सहमति प्रदान की गई थी। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। अब आपको बता दूं इसका जो मेन पॉइंट है, 101वां संविधान संशोधन करके संपूर्ण भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। लेकिन राष्ट्रपति की सहमति कब हुई? 12 अप्रैल 2017। यहाँ पे क्या पूछा गया है? भारत के राष्ट्रपति ने इसमें कब सहमति प्रदान की? तो 12 अप्रैल 2017 में। लेकिन संपूर्ण भारत में से कब लागू किया गया? अगर बात की जाए संपूर्ण भारत में जीएसटी कब लागू हुई? यहाँ पे संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू कब हुई है दोस्तों? जीएसटी लागू हुई है यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को लागू हुई है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 101वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 के बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ था। 27 अक्टूबर 2009 में, 2016 में, 2001 में या फिर दोस्तों 2005 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2009 में। 27 अक्टूबर 2000 यहाँ पे 9 हमारा फिल किया जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 17 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 के बाद दोस्तों हम लोग 18 नंबर देखेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को चुना गया? अमेठी को, जालौन को, देवरिया को या फिर दोस्तों कुशीनगर को। दोस्तों यहाँ पे जालौन हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 18 का अगर हम देखें तो बी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना वर्ष कब दोस्तों? जनवरी 2018 में शुरू की गई थी। अगर यहाँ पे किया जाए दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना, ये दोस्तों यहां से एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों मतलब जनवरी 2018 में की गई थी। यहाँ पे अगर हम लिख दें जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, एक जिला एक उत्पाद योजना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफी जगह है कि एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हैं? वो है दोस्तों मेरठ जिले से हैं। 19 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है। कहा गया है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। आगरा, देहरादून, इलाहाबाद या फिर दोस्तों कानपुर। तो 20 का हमारा जो राइट इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 20 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 के बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया कि गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। देवरिया में, गोरखपुर में, बस्ती में, गोंडा में। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से या जिले में है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको बता दो, इसका जो मेन चीज होगा इस क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अब दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले से है। देवरिया जिले से, गोरखपुर जिले से, बस्ती जिले से, गोंडा जिले से। दोस्तों ये कहीं ना कहीं कोई भी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कहा गया है इसमें मैच नहीं हो रहा है। अब अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इनका जन्म 566 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध का ननिहाल यूपी के महाराजगंज जिले में स्थित था। अगर बुद्ध के ननिहाल की बात करें, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं दोस्तों इन ऑप्शनों में। बुद्ध का ननिहाल दोस्तों कहां था? ननिहाल यूपी के
यूपी के महाराजगंज, यूपी के महाराजगंज जिले में स्थित है। महाराजगंज जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और अगर इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और अगर इनकी जन्म की बात की जाए दोस्तों, जन्म इनका जब हुआ था 566 ईसा पूर्व हुआ था, 566 ईसा पूर्व। अगर मृत्यु की बात की जाए दोस्तों, इनकी मृत्यु जो हुई थी इनकी 483 ईसा पूर्व हुई थी, 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, ये कुछ बात हो गई इनसे रिलेटेड। और अगर इनके माँ के देवदार राज के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, तो इनमें ऐसा कोई जिला ही नहीं मौजूद है दोस्तों। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हम कहेंगे, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा मौजूद नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन भी डिफरेंट था ये भी। आगे देखेंगे 21 के बाद दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो डाट में है, बिठूर में, झांसी में, ललितपुर में, या फिर दोस्तों उरई में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिठूर में। बिठूर कहां दोस्तों, ये यूपी में है दोस्तों। बिठूर कहां दोस्तों, यूपी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या बन गया, 22 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिठूर अगर कहा जाए कौन से राज्य में है, तो यूपी में ही है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डाट नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश ने कौन से नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था, सरस्वती नामक, बनारस अखबार, हंस, या फिर जागरण नामक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बनारस अखबार नामक उत्तर प्रदेश ने अपना पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो 23 का यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर देखेंगे। और 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने डाट के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी के तर्ज पर, गजल के तर्ज पर, ये कव्वाली के तर्ज पर, या फिर दादरा के तर्ज पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दो ठुमरी। यानी कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने ठुरकी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। यानी कि 24 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 24 के बाद दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है कि भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने, भेड़ कुंड की बात की गई, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डाट में है दोस्तों। कहां है, इटावा में है, फिरोजाबाद में है, फर्रुखाबाद में है, बाराबंकी में है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे जहां पे अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए, मतलब नीचे परछाई पे देख करके चलती हुई मछली के आंख पे तीर मारा था। आपने इसका देखा भी होगा, महाभारत में इसका सीरियल भी आता था। तो उसको वो भेड़कुंड जगह हुआ है दोस्तों, वो कह रहा है उत्तर प्रदेश के कहां पे है, इटावा में है, फिरोजाबाद में है, फर्रुखाबाद में है दोस्तों, या फिर बाराबंकी में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि 25 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। और 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। उस ब्रिटिश गवर्नर की बात की गई है, नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था दोस्तों। 26 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, यानी कि 26 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल ब्रिटिश शासक के दौरान अप्रैल 1853 में बॉम्बे से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। अब दोस्तों भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी, अब अगर हम यहाँ पे लिख दें, यानी कि प्रथम रेल भारत में 1853 ईस्वी में कहां से दोस्तों, बॉम्बे से ठाणे, यानी कि बॉम्बे से ठाणे में
चली, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। तो 27 का दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, यानी कि 27 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों जो हमारा आंकड़ा है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर भी बिहार की ही है। ये जो आंकड़ा है दोस्तों 2011 के आंकड़े के अनुसार बताया गया है। अगर वहां पे देखें जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर भी बिहार की ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? तबला से, सितार से, बांसुरी से, शहनाई से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं, कौन? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? दोस्तों वो सितार से जुड़े हैं। 28 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 के बाद दोस्तों हम लोग 29 नंबर देखेंगे, और 29 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? दोस्तों ये उस समय 2018 के करंट का क्वेश्चन था, तो उस समय की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 264.83 मिलियन टन। 264.83 मिलियन टन, लेकिन उस समय पे ये हमारा 29 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अब 2018 का करंट था दोस्तों, अब 2024 चल रहा, अब ये नहीं पूछा जाएगा, अब इस समय का करंट पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया दोस्तों कि मैं एग्जाम के पहले पहले आपको पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर का एक वीडियो जरूर ला दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी प्रकार का आपका राय या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं, अपने किसी प्रकार के राय या सुझाव वहां पे दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 29 के बाद दोस्तों हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डॉट डॉट स्टॉक है। दोस्तों 20 स्टॉक, 30 या फिर दोस्तों 40 या फिर दोस्तों हमारा 50। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, यहाँ पे हो जाएगा ये 30 हमारा हो जाएगा, 30 स्टॉक है। S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में 30 स्टॉक है, यानी कि 30 का हमारा बी के साथ, यानी कि 30 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 30 के बाद दोस्तों हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डॉट डॉट से संबंधित है। अनुच्छेद 20 भारत के संविधान में किससे संबंधित है? पदवियों का उन्मूलन से, दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण से, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से, या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने से। दोस्तों 31 का हमारा जो राइट हो जाएगा दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण से, यानी कि 31 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डॉट डॉट से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। भारतीय संविधान के अनुसार 21A के तहत राज्य को डॉट डॉट से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। अब दोस्तों अब 14 वर्ष से अब कितने वर्ष, मतलब कितने से लेकर के 14 वर्ष तक? दोस्तों आपको बता दूं 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, यानी कि 32 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 32 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखा जाए दोस्तों 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब कह रहा कौन सा कथन गलत है,
यहाँ पे कहा गया कि राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। दोस्तों हाँ बिल्कुल सही है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे विधान परिषद, यहाँ पे विधानसभा, हाँ इसको भी कर सकता है। अब यहाँ पे पूछा कथन गलत है, गलत पूछा है दोस्तों, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत है दोस्तों। तो हमारा गलत पूछा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं भंग नहीं कर सकता दोस्तों, यही हमारा गलत दिया गया है। अगला दिया गया राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, हाँ विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता राज्यपाल, बल्कि राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा यानी कि ए सही हो गया, बी सही हो गया, डी सही हो गया। इसमें जो कथन गलत है, सी ऑप्शन हमारा 33 का क्या हो जाएगा, वो गलत है दोस्तों। यहाँ पे 33 का सी ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण या संपत्ति का अधिकार। दोस्तों 34 का जो हमारा राइट हो जाएगा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, यानी कि 34 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में दिया गया है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का दिया गया है आर वेंकटरमन, के आर नारायणन, मोहम्मद हिदायतुल्ला या फखरुद्दीन अली अहमद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, वो है फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि 35 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों जो हमारे उस समय पे थे राष्ट्रपति, किसके समय पे थे, उस समय पे अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो उस समय पे पीएम कौन था, इंदिरा गांधी थी। कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी थी उस समय पे पीएम, यानी कि प्रधान मंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी थी। कब, 1975 में। और आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। यानी कि 35 का अगर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर कहा कि लेबनान की राजधानी क्या है। अब दोस्तों लेबनान की राजधानी जो पूछा है वो है दोस्तों बेरूत है। क्या है दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत है। अगर यहाँ पे मुद्रा दोस्तों बात की जाए, मुद्रा लेबनानी होती है। क्या है, मुद्रा का क्या है, लेबनानी। तो यानी कि 36 का यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 36 के बाद दोस्तों हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है, ये पूछा गया है। फ्रैंक, लोटी, तेंगे, सेकेल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेंगे, यानी कि कजाकिस्तान की मुद्रा हमारी क्या हो जाएगी, तेंगे। 37 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस सामान्य ज्ञान का हम लोग ये अंतिम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है 38 नंबर में, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बोलीविया या ब्राजील या पेरू या दोस्तों फिर चिली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है, वो है दोस्तों ब्राजील। कौन है दोस्तों, ब्राजील। तो 38 का अगर हम देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों राजधानी अगर बात की जाए तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होती है। ब्राजील की राजधानी अगर हम यहाँ पे देखें, ये दोस्तों ब्राजील राजधानी अगर बात करें, राजधानी यहाँ पे राजधानी थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, आप समझ लीजिएगा, जाहिर पे राजधानी की बात करें तो दोस्तों हो जाएगा ब्राजीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्राजीलिया हो जाएगा। अगर मुद्रा की बात की जाए तो वहां की मुद्रा दोस्तों क्या होती है, वहां की मुद्रा होती है रियाल होती है। क्या होती है दोस्तों, रियाल। ये हो गया, ठीक है।
होप सो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और रिसर्च हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला पार्ट हम लोग देखते हैं हिंदी का पार्ट। और हिंदी के पार्ट में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ये दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे हिंदी के पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पे अंक, गोदी, हिस्सा, गोद, संख्या, अध्याय, संख्या, भाग, टुकड़ा, अध्याय, समय, अवस्था। दोस्तों अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द जो हो जाएगा, यहाँ पे बता दूं आपको कि गोद हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अंक तो एक संख्या होती है, एक गोद होता है, एक अध्याय भी होता है। यानी कि 114 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 114 के बाद दोस्तों हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। लज्जा, निंदा, आत्मग्लान या पश्चाताप। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। लज्जा, निंदा, आत्मग्लान। तो आत्मग्लान हो जाएगा दोस्तों। 115 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन। और 116 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि चिर, चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों चिर फिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। चिर यानी लंबा, चीर मतलब प्राचीन, ये तो गलत हो गया दोस्तों। ये फिर अगला दिया गया चिर यानी कि वस्त्र, चीर मतलब पुराना। ये दोस्तों ये जो चिर हो ये गलत है मतलब यही चीज, लेकिन ये भी गलत है। अब आपको बता दूं, ये जो पहला चिर जो लिखा है, ये जो चिर है छोटी ची बनी है, इसका मतलब होता है दोस्तों पुराना। ये छोटी ची का मतलब दोस्तों क्या हो गया आपका, ये पुराना। और जो ये जो चीर लिखा होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों वस्त्र होता है। ठीक है, तो ऐसा हमारा दिया गया है दोस्तों कहां पे, डी ऑप्शन पे। तो इस क्वेश्चन का हमारा 116 का देखा जाएगा तो डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 116 के बाद दोस्तों हम लोग 117 नंबर। और 117 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि सम उपसर्ग से बना है। सम उपसर्ग से बना है। अब किसके उपसर्ग से बना है दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो सम शब्द है, ये जो इस प्रकार लिखा है, करा किसके उपसर्ग से बना है, ये दोस्तों संयोग के उपसर्ग से बना है। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 117 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 117 के बाद दोस्तों हम लोग 118 नंबर। और 118 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब प्रत्यय दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, लास्ट में लगता है, रंगीला। अब दोस्तों यहाँ पे जो रंगीला शब्द इस प्रकार जो लिखा है, तो लास्ट में क्या लगा है, ये बड़ी की मंत्रा है और दोस्तों ये बड़ा ला है। तो ईला शब्द हमारा प्रत्यय लगा है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 118 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 118 के बाद दोस्तों 119 नंबर। और 119 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो दिया गया है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। अब दोस्तों यहाँ पे सूर्योदय में कौन सी संधि है, दोस्तों यहाँ पे ये पूछा है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। अब दोस्तों यहाँ पे सूर्योदय यानी कि जिसमें दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण संधि, जिसमें एक मात्रा लगी हो दोस्तों तो क्या होता है, हमारा गुण संधि होता है। यानी कि आप दोस्तों संधि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आपको आएगा। कभी समय मिला दोस्तों तो आपको संधि भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्योदय में कौन सी संधि है दोस्तों, तो गुण संधि है। 119 का यहाँ पे हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 119 के बाद दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन। और 120 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, उसका शिमला जाना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना, उसका शिमला जाना है। दोस्तों उसका शिमला जाना है ये तो वाक्य ठीक नहीं है। उसने शिमला जाना है,
उसने शिमला जाना है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो 120 का दोस्तों जो हो जाएगा उसे शिमला जाना है, ये डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। 120 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 120 के बाद दोस्तों हम लोग 121 नंबर क्वेश्चन, और 121 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सज्जन शब्द में समास है। सज्जन शब्द में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। 121 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 122 नंबर। 122 नंबर क्वेश्चन में है वाच्य के कितने भेद होते हैं, 2, 5, 7, 3। वाच्य के कितने भेद होते हैं। 122 का दोस्तों जो हो जाएगा हमारा डी, वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो 122 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन, और 123 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अवयव का भेद बताइए। वह दिन भर पढ़ता रहता है, ये दिन भर का हमको क्या बताना है, रेखांकित पद में अवयव का भेद बताना है। परिमाणवाची अवयव है, निपात अवयव है, समुच्चय बोधक अवयव है, या दोस्तों प्रश्नवाचक अवयव है। तो 123 का दोस्तों जो हो जाएगा हमारा निपात अवयव है, यानी कि 123 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 123 के बाद दोस्तों हम लोग 124 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है, ये चिन्ह दिया गया, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताएं। प्रश्नवाचक चिन्ह गलत है दोस्तों, अल्प विराम भी गलत है, पूर्ण विराम भी गलत है, विस्मय बोधक चिन्ह, अब इसने क्या बता दिया, विस्मय बोधक चिन्ह, यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे 124 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे 124 के बाद दोस्तों 125 नंबर, और 125 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है बाल की खाल निकालना। मुहावरे का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर बात करना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना, मुश्किल काम करना, बाल में खाल निकालना। 125 का दोस्तों बहुत मीन मेख निकालना, यानी कि बाल में खाल निकालना मतलब बहुत उसकी मतलब उसमें पॉइंट पे इसमें वो निकालना कहते हैं ना लोग, बाल में खाल निकालना, तो बहुत मीन मेख निकालना, यानी कि 125 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 125 के बाद दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन, और 126 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ है थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना। 126 का जो हो जाएगा दोस्तों 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ है थोड़े दिन का सुख, यानी कि 126 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। साहित्य में रस का अर्थ होता है 127 का हमारा यहाँ पे डी, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति होती है दोस्तों, क्या होती है 127 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साहित्य में रस का अर्थ क्या हो जाएगा, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। आनंदानुभूति दोस्तों 127 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 127 के बाद दोस्तों में 128 नंबर देखेंगे, यहाँ पे दिया गया कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। दोस्तों दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ऐसे इसी प्रकार का सोरठा की बात की जाए तो सोरठा में भी 4 चरण होते हैं। यहाँ पे चरण की बात की गई है दोस्तों तो केवल 4 चरण हो जाएंगे, यानी कि 128 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मात्राओं की बात नहीं की गई है तो आप बिल्कुल भी मात्राओं पे मत जाइएगा, यहाँ पे केवल चरण की बात की गई है, चरण में 4 चरण होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 128 के बाद दोस्तों 129 नंबर, और 129 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, रस, अलंकार, गुण या फिर दोस्तों छंद। तो 129 का हमारा हो जाएगा बी,
भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है दोस्तों, क्या? अलंकार। 129 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 130 नंबर, और 130 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? दोस्तों ऊष्म व्यंजन है, अंतः इष्ट व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अयोग वाह व्यंजन है। तो या रा ला वा ये किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों? अंतः इष्ट व्यंजन है, यानी कि 130 का बी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन, और 131 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। कृपा, मित्र, कार्य, त्योहार। त्योहार आता है कि त्योहार आती है? दोस्तों अगर आप बात करेंगे त्योहार आता है ना, तो ये तो हमारा पुल्लिंग हो गया। कार्य किया जाता है कि कार्य की जाती है? दोस्तों कार्य किया जाता है ना, दोस्तों क्या होता है? कार्य किया जाता है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। मित्र होता है कि मित्र होती है? मित्र होता है ना, कहेंगे हमारा मित्र है ये, तो मित्र मित्र होता है ना, मित्र होती नहीं है, उसको तो सहेली होती है कहा जाएगा ना, तो स्त्रीलिंग के लिए तो मित्र होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। कृपा, कृपा की जाती है ना, की जाती है, तो स्त्रीलिंग आ गया ना, कृपा की जाती है, तो इसलिए कृपा शब्द क्या हो जाएगा? हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। 131 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 132 नंबर क्वेश्चन, और 132 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि वचन किसका बोध कराता है? दोस्तों वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। वचन कह रहा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाला, ठीक है। वचन किसका बोध कराता है? प्राणी का बोध कराता है या वस्तु के एक या अनेक होने का? बिल्कुल ऑप्शन हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 132 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वचन, जिसे कहेंगे ना ये एक वचन है, ये दो वचन है, बहुवचन है, तो क्या करता है? प्राणी का भी बोध कराता है कि कितने प्राणी हैं, या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है, यानी कि 132 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 132 के बाद दोस्तों हम लोग 133 नंबर, और 133 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों यहाँ पे 4 कारक लिखे हुए हैं। कर्म कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, या फिर दोस्तों हमारा कर्ता कारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं, कर्ता कारक है, यानी कि 133 का हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक? उसने टेढ़ी चाल चली ना दोस्तों, तो कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। 133 का हमारा हो जाएगा डी के साथ। और आगे देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें कहा गया कि सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? कहा आज बरसात होगी, नहीं, इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। दोस्तों इसमें सर्वनाम का हमारा क्या हुआ? प्रयोग हुआ है। तो यानी कि 134 का अगर देखा जाए तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 134 के बाद दोस्तों हम लोग 135 नंबर क्वेश्चन, और 135 नंबर हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की, वचन की। सभी लोग दोस्तों छोटे क्लास से ही पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, यानी कि 135 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 136 नंबर। 136 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दोस्तों 3, 4, 6, 2। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दोस्तों 2 भेद होते हैं, यानी कि 136 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 136 के बाद दोस्तों 137 नंबर, और 137 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? दोस्तों अंत,
समय, पीड़ा, मृत्यु। व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? क्या है हो जाएगा दोस्तों? अंत, समय, पीड़ा या फिर दोस्तों मृत्यु। तो 137 का हमारा बी, 137 का हमारा दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 बाद दोस्तों हम लोग 138 नंबर देखेंगे और 138 नंबर क्वेश्चन में दिया है यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ये ताले की में जो बताया गया है, रेखा खींच दी गई इसमें, करें इस रेखांकित भाग में कौन सा कारक है दोस्तों? संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या कर्ता कारक है? दोस्तों इसके लिए भी आपने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से अलग, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा वचन जानने का, मतलब कारक जानने का। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ताले की कहा है ना, क्या कहा दोस्तों? ताले की। तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को संप्रदान, हाँ यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगी? यह ताले की, तो की शब्द जो है इसलिए संप्रदान कारक है, यानी कि 138 का हमारा एक के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 138 के बाद दोस्तों हम लोग 139 नंबर क्वेश्चन, और 139 नंबर क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों पुल्लिंग हमको बताना है। भौदिया, क्या है दोस्तों यहाँ पे? भौदिया। दिव्या, दिव्या होती है ना, दिव्या होता थोड़ी ना है, तो ये तो स्त्रीलिंग है। भौदिया, दिया दोस्तों ये भी स्त्रीलिंग है। साध्वी ये भी स्त्रीलिंग है। संचालक, हम किसी चीज का कहेंगे ना कि इस चीज का संचालक कौन है, यानी कि जैसे हमने कोई भी चीज, बिजनेस व्यापार स्टार्ट किया तो उसमें कहा गया कि इस चीज का संचालक कौन है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो संचालक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 139 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन, और 140 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है, कहा गया शोक, पृथ्वी, चंद्र, चांद, परख। तो 140 का दोस्तों हो जाएगा शोक, पृथ्वी, चंद्र, चांद और परख का तत्सम शब्द नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा परख शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है। तो अगला देखते हैं दोस्तों 140 का हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो गया दोस्तों? 140 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। 141 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे कहा गया किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तद्भव हमको बताना है। तद्भव दोस्तों तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत वाले वर्ड होते हैं वो तत्सम होते हैं, संस्कृत से ही शुद्ध जो निकाल करके हिंदी बनाई जाती है उसी को हम तद्भव शब्द बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, और एक चीज होता है तो संस्कृत के जो वर्ड होते हैं जो वो कटाक्ष होते हैं, या फिर दोस्तों हमारे थोड़ा सा बोलने में अटपटे होते हैं, या फिर दोस्तों वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं। लेकिन जो हिंदी वाले शुद्ध वाक्य होते हैं, तद्भव शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण उनका होता है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि सभी शब्द तद्भव शब्द है दोस्तों। आग, जीव, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्लभ, पुष्प। तो दोस्तों यहाँ पे आग, जीव, घर ये बिल्कुल हमारे शुद्ध और सरल उच्चारण वाले वाक्य हैं। तो यानी कि 141 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन, और 142 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि दूध का पर्याय नहीं है। दुग्ध, पय, गौरस, अमी। अमी जो शब्द है वो दूध का पर्याय नहीं है। तो 142 का यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 142 बाद दोस्तों हम लोग 143 नंबर क्वेश्चन, और 143 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा। सापेक्ष का निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष या फिर दोस्तों स्पष्ट। सापेक्ष का विलोम पूछा गया है तो सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। यानी कि 143 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपोजिट यानी कि विलोम पूछा है, यानी कि उल्टा बताना है, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन, और 144 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के दोस्तों कवि पूछा गया है, कौन है दोस्तों? यहाँ पे तुलसीदास, कबीरदास, ब्रह्म या फिर दोस्तों सूरदास। रीतिकाल के कवि पूछा गया है, तो दोस्तों रीतिकाल के यहाँ पे दोस्तों जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे ब्रह्म हो जाएंगे। यानी कि 144 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखेंगे 144 के बाद दोस्तों हम लोग 145 नंबर क्वेश्चन, और 145 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कामायनी के रचनाकार है। दोस्तों कामायनी के रचनाकार पूछा गया है, प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। अब दोस्तों ये बहुत पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बता दूं कि कामायनी के रचनाकार हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। बहुत पूछा जाता है पेपरों में दोस्तों, इसको बिल्कुल आप रट्टा मान लीजिए। कामायनी के जो रचनाकार हैं वो दोस्तों जयशंकर प्रसाद, यानी कि 145 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 146 से लेकर के 150 का उत्तर दिए गए गद्यांश का आधार पर दीजिए। मतलब प्रश्न संख्या 146 से लेकर के 150 तक के जो भी हमको उत्तर देना है वो हमको इस गद्यांश को पढ़ करके ही देना है। हमने बताया है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप पैसेज पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहा गया है कि कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है। अच्छा, ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है पुष्प का सौंदर्य किसमें है। तीसरा प्रश्न है अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है। आगे है पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है। और लास्ट है जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उसे सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है, कथन में से कौन सा भाव प्रकट होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम आ जाते हैं 146 नंबर क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में कहा है कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। अब फिर आगे संगीत के पागल सुनने वाले ब्रैकेट में दिया गया ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ हैं, यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। अभी स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में हमारी दृष्टि में। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती है। कितने भी मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की साधना की और प्रतिभा की होती है। यहाँ परख किसकी किसकी होती है, गुण की साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जाति संप्रदाय आचार विचार धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूँ, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उसका सब श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। अब दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है। जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, जो कविता सुनता है, जो कविता सुनकर दाद देता है, जो रसपान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। यहाँ देखिए लिखा है कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले की स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसवादान करते हैं। यानी कि यही बात हो गई ना, संगीत के पागल हो जाए सुनने वाले स्वयं संगीतकार, तो यही बात हो जाएगा जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। यानी कि 146 का हमारा देखा जाएगा तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन, और 147 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पुष्प का सौंदर्य किसमें है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पुष्प का सौंदर्य इसमें कहा है, यहाँ के पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है, देखने वाले की दृष्टि में है। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 147 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 148 नंबर क्वेश्चन, और 148 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है, यहाँ पे देख लीजिए, जहां परख गुण की साधना की और प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जाति संप्रदाय आचार विचार धर्म की।
तो यानी कि अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है दोस्तों, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत होती है, ना कि जाति संप्रदाय की होती है, यानी कि भक्ति और श्रद्धा की। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अच्छा गुरु अपने शिष्यों में क्या देखता है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी हुआ है, तो ये शिष्य रहे हैं, यानी कि अच्छा गुरु अपने शिष्य में भक्ति और श्रद्धा की कीमत देखता है। यानी भक्ति और श्रद्धा यानी कि 148 का अगर हम देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे दोस्तों 149 नंबर क्वेश्चन, और 149 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है मार्ग, भोजन, यात्री, पथिक। पथ शब्द का कहा गया है कि उचित समानार्थी शब्द है। पथ माने होता है रास्ता, रास्ता का मतलब दोस्तों मार्ग, यानी कि 149 का अगर हम देखें तो ए के साथ दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पथ 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 का उचित समानार्थी पूछा, पथ माने होता है रास्ता, यानी रास्ता किसको बोलेंगे, मार्ग को ही हम बोलेंगे, यानी कि 149 का ए के साथ यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उसका सब श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है, गुरु के प्रति घृणा, गुरु के प्रति अपमान। गुरु के प्रति घृणा तो कहाँ हो सकता है, ना अपमान हो सकता है। गुरु के प्रति शिष्य भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा। दोस्तों यहाँ पे 150 का जो हो जाएगा गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाएगा यहाँ पे, कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उसका सब श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है, गुरु के प्रति श्रद्धा का। तो यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का 150 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। दोस्तों यहीं से हमारा ये पेपर फिनिश हो रहा है। होप सो दोस्तों आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दीजिए किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और चीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।